राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों ऐसे हस्ती हैं जिनके मौजूदगी हमारे जीवन में हर मौके पर ज़रूरी होती है। कोई उत्सव हो, मौज हो, गुस्सा हो, खुशी हो, मातंग हो या मायूसी, हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना इन दोनों हस्तियों के गीतों के बगैर पूरी नहीं होती। इन दोनों ने अपने जीवन काल में ही वो ऊंचाई पा ली थी जिसके लिए बड़ा से बड़ा आदमी तरसता है। इन दोनों का सार्वजनिक व्यवहार भी बेहद शालीन था, लेकिन दोनों के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं कि इन दोनों के जिंदा रहते इनकी लाइफ सुर्खियों में रही और जिसने मरने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। उस विवाद के बात करें तो लगता है कि ये दोनों महान व्यक्तित्व सामान्य इंसान की ही तरह कुछ मानवीय कमजोरियों के शिकार भी थे। लता मंगेशकर का ऐसा व्यक्तित्व था कि जिनके नाम से उनके जिंदा रहते ही पुरस्कार दिए जाने लगे थे। उनके लिए गाना एक पूजा के समान था, इसीलिए जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में जाती तो चप्पल नहीं पहनती थी। वही स्थिति मोहम्मद रफ़ी की भी थी। वो जितने बेहतरीन गायक थे उतने ही शानदार इंसान भी थे। मस्ती भरा गाना हो या फिर दुख भरे नगमे, भजन हो या कव्वाली, हर अंदाज में रफ़ी साहब की आवाज़ दिल को छू जाती है। कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गए, जीवन की डोर से बांध लिया है, धीरे चल चांद गगन में, गंगा की मौज में जमुना। गायकी के हर पैमाने पर रफ़ी साहब की आवाज़ एकदम खरी उतरती है। ईश्वर ने लता दीदी और रफ़ी साहब पर सुरों की नेमत दिल खोलकर बरसाई थी। इन दोनों की आवाज़ के साथ फिल्मी नगमों की रवानगी बदलती चली गई। पर्दे पर अदायगी का अंदाज बदलता चला गया। लता और रफ़ी ने कई सुपरहिट गाने गाए, लेकिन हम आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच के वो विवाद बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी शालीन नहीं थे। 60 का दशक आते आते लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का रुतबा बहुत बढ़ गया था। हर संगीतकार दोनों को अपने गाने में लेना चाहता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लता और रफ़ी ने साथ में 440 डुएट और मल्टी सिंगर गाने गाए। इसके अलावा दोनों के एक साथ कम से कम 50 गाने ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड तो हुए लेकिन किन्हीं कारणों से रिलीज नहीं हो सके। 1960 आते आते म्यूजिक कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने लगी थी, लेकिन गायकों को ये रॉयल्टी नहीं मिलती थी। तो होता ये था कि संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे, लेकिन गायकों को गाने से केवल एक बार ही कमाई होती थी। ये एक तरह का भेदभाव था और इसे लेकर लता मंगेशकर ने मुहिम छेड़ दी थी कि अगर संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है तो गायकों को भी मिलनी चाहिए। लता मंगेशकर को उम्मीद थी कि इस मुहिम में मोहम्मद रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर वो समर्थन करते तो लता की मुहिम को और मजबूती मिलती, लेकिन मोहम्मद रफ़ी नहीं मान रहे थे। जब इतने बड़े गायकों के बीच सहमति नहीं बनी तो सभी गायकों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई। ये साल 1963 की बात है। इस मीटिंग में लता दीदी ने अपने विचार रखे तो रफ़ी साहब बोले कि हम कला के पुजारी हैं। हमने एक बार गाना गा दिया और हमें हमारी फीस मिल गई तो उसके बाद उस गाने पर हमारा कोई हक नहीं बनता। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है तो निर्माता रॉयल्टी कैसे दे पाएगा। मीटिंग में साफ दिख रहा था कि अब ये बात इन दोनों कलाकारों के ईगो पर आ गई है। बातचीत के दौरान वहाँ बहस होने लगी और माहौल गर्म हो गया। कहते हैं कि इस मीटिंग में लता ने कहा कि आज के बाद वो रफ़ी के साथ कभी गाना नहीं गाएंगी, तो मोहम्मद रफ़ी ने भी कहा तुम क्या मेरे साथ नहीं गाओगी, मैं खुद तुम्हारे साथ गाना नहीं गाऊंगा। इसके बाद मीटिंग में सन्नाटा छा गया। दो महान गायकों के बीच इस विवाद के चलते कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। गुस्से में दोनों अपने अपने घर चले गए और मीटिंग बेनतीजा बर्खास्त हो गई। इन दोनों के लड़ाई के बाद संगीतकारों की मुसीबत हो गई। दर्शकों को दोनों की आवाज़ से प्यार था, संगीतकारों को भी परेशानी हो रही थी और दर्शकों को भी एक तरह का खालीपन लग रहा था। कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता करने की कोशिश की, लेकिन ईगो का टकराव साफ दिख रहा था। ऐसे में संगीतकारों ने बीच का रास्ता निकाला।
लता के साथ दूसरे गायकों को लिया जाने लगा और मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर को, जिससे सुमन कल्याणपुर का मार्केट में बहुत नाम होने लगा। दोनों के बीच ये लड़ाई 4 साल तक चली। फिर 1967 में दोनों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया। 1967 में एस.डी. बर्मन के कॉन्सर्ट में दोनों एक साथ दिखे। शनमुकंद हॉल में सचिन देव बर्मन नाइट का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में मंच से घोषणा की गई कि लता जी और रफ़ी साहब के बीच समझौता हो गया है और वे दोनों अब फिर से एक साथ गीत गाया करेंगे। दर्शकों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया और दर्शकों की बजती तालियों के बाद दोनों महान कलाकारों ने मंच पर फिल्म ज्वेल थीफ का ये युगल गीत प्रस्तुत किया। दिल पुकारे आरे आरे आरे। कुछ लोगों का कहना है कि शंकर जयकिशन ने दोनों को साथ काम करने के लिए मनाया था, तो कुछ लोगों का मानना है कि नरगिस ने इनका झगड़ा खत्म कराया था। लेकिन ये विवाद मोहम्मद रफ़ी साहब के मौत के बाद भी शांत नहीं हुआ। मोहम्मद रफ़ी के मौत के बाद इंटरव्यू में लता मंगेशकर से जब उनके और रफ़ी साहब के झगड़े को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस झगड़े के बाद रफ़ी ने उनसे चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद वो रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए राज़ी हुई थी। जब ये इंटरव्यू छपा तो पुराना विवाद एक बार फिर गर्म हो गया। चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगने के दावे ने मोहम्मद रफ़ी के परिवार को नाराज़ कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने लता दीदी के इस दावे को बेबुनियाद बता दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और चिट्ठियाँ नहीं लिखते थे। वो तो स्टूडियो में गाते समय उनको दिए गए पर्चे पर लिखे गाने के सिवाय कभी कुछ पढ़ते भी नहीं थे, तो उन्होंने चिट्ठी कैसे लिखी? और अगर माफ़ी वाली कोई चिट्ठी लता जी के पास है तो वो उन्हें दिखाए, वरना वो अपने अब्बा के अपमान के लिए लता जी पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। लोगों को लगा कि अब ये विवाद फिर शुरू हुआ, लेकिन ना शाहिद रफ़ी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया और ना लता जी ने वो चिट्ठी दिखाई। इतना ही नहीं, लता जी के बाद इस विवाद का और मोहम्मद रफ़ी वाली चिट्ठी का जिक्र करना भी छोड़ दिया। हालांकि लता जी के ये मुहिम रंग लाई और उनकी इस लड़ाई की बदौलत अब न केवल गायकों को बल्कि गीतकारों को भी रॉयल्टी मिलती है। इसी तरह 1967 के बाद भी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के संबंध नहीं सुलझे। ये बात तब प्रकाशित हुई जब लता मंगेशकर ने 1976 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दावा किया कि उन्होंने फिल्मों में सबसे ज़्यादा गीत गाए। तो इस दावे के खिलाफ मोहम्मद रफ़ी की तरफ से 11 जून 1977 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के इस दावे पर सवाल उठाए। बुक में ये जिक्र किया गया अब तक लता ने 25,000 से कम गीत नहीं गाए हैं, जबकि उसी साल बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद रफ़ी ने ये दावा किया था कि वो सभी भाषाओं में करीब 25 से 26,000 गीत गा चुके हैं। मोहम्मद रफ़ी के इस खत के जवाब ने गिनीज ने 20 नवंबर 1979 को उन्हें जवाब लेटर भेजा, लेकिन इसमें मोहम्मद रफ़ी की आपत्ति का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद रफ़ी की तरफ से गिनीज बुक को एक और चिट्ठी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वे इस बात से निराश हुए कि लता और उनके बीच फिल्मी गीतों के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मसला है उस पर पुनर्विचार नहीं किया गया है। दरअसल इस विवाद को गिनीज बुक कभी सुलझा ही नहीं पाई। रफ़ी के देहांत के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि सबसे अधिक रिकॉर्डिंग्स के अंतर्गत लता मंगेशकर का नाम दर्ज किया गया, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया गया कि मोहम्मद रफ़ी ने 1944 से अप्रैल 1980 तक 11 भारतीय भाषाओं में 28,000 गीत रिकॉर्ड करने का दावा किया था। जानकारों का मानना है कि ये दोनों दावे बढ़ा चढ़ाकर किए गए थे। फिर गिनीज बुक वालों को भी लगा कि इन तथ्यों और दावों के बीच कहीं कोई गलती ज़रूर है, तो साल 1991 में और 2011 के प्रकाशनों में गिनीज बुक ने सबसे ज़्यादा गाने वालों में लता और रफ़ी दोनों का नाम हटा दिया। सबसे ज़्यादा फिल्मी गीत गाने का क्रेडिट आशा भोसले को दे दिया गया। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।